अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम यस सलाम। मैम। मैम बहुत हल्की सी आ रही है। हाँ जी, अब बताएं, अब आ रही है? जी मैम। यस मैम। ओके जी स्टूडेंट्स। आज हमने जो मॉडल के बारे में, जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो है यार्न। यार्न क्या चीज़ है? यार्न स्टैंड्स फॉर येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है, बेसिकली आपके पास हदूप के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं और इस इकोसिस्टम के बारे में, इस इकोसिस्टम के बारे में हम अभी अभी इस यार्न के बाद इसको एक्सप्लोर करेंगे कि ये होता क्या है। अभी हम लोगों ने, अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हो तो सबसे एंड पे जो डायग्राम है वह है जी HDFS। HDFS हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो आती है हदूप के सिस्टम में वो है यार्न की। यार्न क्या चीज़ है? येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। आप लोगों ने मैप रिड्यूस पढ़ा है, ये मैप रिड्यूस की ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मैप रिड्यूस भी हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे कि उसके अंदर की पेयर वैल्यूज कैसे होती हैं। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ना है यार्न। यार्न मैप रिड्यूस की ही एक किस्म है जिसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। जब सबसे पहले हदूप 1 आया था ना, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैप रिड्यूस था, खाली मैप रिड्यूस, और HDFS थी, जिसकी वजह से ना आपके पास ये जो सिस्टम थे, आपका हदूप था वो ना बहुत स्लो था, क्योंकि उसके अंदर रिसोर्स की यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं होती थी। और इसके अलावा ये ना मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करने की इजाज़त नहीं देता था मैप प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ओरिजिनल हदूप के अंदर इसकी वजह से रिसोर्स मैनेजर कोई नहीं था, किसी के सिर्फ मैप प्रोड्यूस था। यार्न के अंदर ही रिसोर्स मैनेजर होता है। तो आपके पास इससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई थी। तो और इसके अलावा इसकी सबसे ज़्यादा जो इनएबिलिटी थी वो ये थी कि वो ना हदूप आपका जो था वो नॉन मैप रिड्यूस एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करता था। ये आप ऊपर हाइव पिग अदर्स देख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस हैं, इनको चलाना होता है। इनके ज़रिए आप लोग प्रोसेसिंग और डेटा को गेट करना और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो जब आपके पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती थी जो कि मैप रिड्यूस के ऊपर काम नहीं कर रही होती थी, या उसके साथ आर्किटेक्चर मैप रिड्यूस के साथ कंपेटेबल नहीं होता था, तो हदूप वन उसको चलाता ही था। यानी कि अभी कह लो कि जैसे आपके पास टेबुलर फॉर्म में डाटा है, सिर्फ हदूप उसको हैंडल करता था, और या स्ट्रीमिंग वाला डाटा हैंडल करता था, ग्राफ्स वाले डाटा को वह ले ही नहीं सकता था मैप रिड्यूस के अंदर। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। फिर जब हमने क्या किया, फिर प्रोग्रामर्स ने देखा कि नहीं, अब हमें ना कोई ऐसी लेयर ऐड करने की ज़रूरत है जिससे ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाएं, जिससे हदूप जो है हमारा वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को हैंडल करना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह की मर्जी उसको इनपुट दे दी जाए वो उसके ऊपर वर्क कर सके। तो फिर क्या हुआ था कि यार्न को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और ये यार्न जो था ये HDFS की लेयर के ऊपर होता है। जब आपके पास एक लेयर होती है ना नीचे वाली साइड पर, जो टॉप पे लेयर होती है वो नीचे वाली साइड से डेटा को गेट कर सकती है, वो रिलाई कर सकती है बेसिकली अपने से लोअर लेवल लेयर पे। तो जब यार्न को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो आपके पास हदूप को उन्होंने कह दिया जी कि ये एक वर्जन 2 है। अब यार्न क्या करता था कि किसी तरह के भी ग्राफ टाइप एनालिसिस के लिए कोई डेटा आ जाए या किसी भी टाइप का डेटा आ जाए, तो उससे रेलिवेंट एप्लीकेशंस को वो रन कर सकता था। उसके इस तरह से आपके पास हदूप 2 के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आ गए कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो यार्न से अबव लेयर पर। अगर आपके पास डेटा है ग्राफ में, तो आप जिराफ को, या आपको नज़र आ रहा है जिराफ को रन कर सकते हो।
या आपके पास अगर रियल टाइम डेटा है तो स्टॉर्म को रन कर सकते हो। ये भी हम सारा इसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यार्न ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया कि वो जिस तरह की मर्जी एप्लीकेशंस हो हडूप के इकोसिस्टम के अंदर वो उसको रन कर सके। ठीक है जी। अब आपके पास कुछ इस तरह का यार्न का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। यार्न क्या करता है बेसिकली, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। एक आपके पास होता है जी क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, आपको चीज़ें सबमिट कराता है कि मुझे ये आपको ये काम है, इसको करके दो। आगे से जो आपका यार्न है उसका आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप का है कि उसके अंदर एक होता है जी आपके पास रिसोर्स मैनेजर, एक होता है उसके अंदर बाकी आपके रिसोर्स मैनेजर के साथ जो होती है ना वो अटैच होती है नोड्स। हर नोड के अंदर एक नोड मैनेजर होगा, एक कंटेनर होगा और एक ऐप मास्टर होगा। ठीक है जी। और आपके पास जो रिसोर्स मैनेजर है वो क्लाइंट से डेटा को गेट करेगा और उसके बाद आगे पास डाउन कर देगा उनको नोड्स के ऊपर। और आपने ये ज़रूर ज़रूर याद रखना है, जो तीनों नोड्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये वाली 3 नोड्स, ये बेसिकली एक अलग-अलग कंप्यूटर्स हैं, अलग-अलग प्रोसेसर्स या सीपीयूज़ हैं, ठीक है? और इन ना नोड मैनेजर होता है, अपना-अपना ऐप मास्टर होता है और अपना-अपना कंटेनर पड़ा होता है, ठीक है जी? उसके बाद आपका रिसोर्स मैनेजर क्या कर रहा होता है? रिसोर्स मैनेजर आपका करता है कि वो उनका इसका जो रिसोर्स मैनेजर का बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि मैनेज कर रहा होता है सारे के सारे बाकी के डीमंस को। डीमंस में कह रही है नोड्स, ये जो आपके पास साथ अटैच्ड है ये नोड्स, 3 नोड्स, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर एक किस्म का मास्टर होता है, मास्टर्स लेवल रिलेशनशिप होता है ना हडूप के अंदर। तो रिसोर्स मैनेजर जो होता है ये एक आपका मास्टर होता है जो कि बाकी सारे डीमंस को मैनेज कर रहा होता है और उनको बता रहा होता है कि जॉब को एक्सेप्ट कर रहा होता है और उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है जी। और अब ये भी इतना आसान काम नहीं होता कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो वो फौरी एक्सेप्ट कर ले। नो, जो अंदर नोड मैनेजर और ऐप मास्टर बैठा हुआ है ना वो बेसिकली आपसे एक्सेप्ट करवाने से पहले वो आपसे कुछ चीज़ों की डिमांड करेगा। ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजर बेसिकली क्लाइंट से डेटा को रिसीव करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और क्या करता है कि जॉब्स को मैप रिड्यूस के लिए आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद जब वो आगे डिवाइड करके जॉब्स को मुख्तलिफ नोड्स पर देता है तो उसके बाद उसको मॉनिटर भी कर रहा होता है। उसके अलावा आपके पास होता है जी एक नोड मैनेजर। नोड मैनेजर क्या करता है, ये हर नोड के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है और इसके अलावा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ऐप मास्टर और कंटेनर कंटेनर को मॉनिटर करे और उनसे स्टेटस वगैरह गेट करता रहे। ठीक है। और अब ये क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंटेनर्स मॉनिटरिंग देयर रिसोर्स यूसेज, कि किस तरीके से आप रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मेमोरी चाहिए या डिस्क चाहिए या नेटवर्क चाहिए तो उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है, उन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है ये नोड मैनेजर, अपनी अपनी नोड का, सिर्फ अपनी अपनी नोड का। और उसके बाद सारी की सारी रिपोर्ट जनरेट करके ना वो रिसोर्स मैनेजर को प्रोवाइड कर रहा होता है, जो जो उसको आउटपुट मिल रही होती है। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास आता है जी ऐप मास्टर। हर नोड के अंदर अपना अपना ऐप मास्टर होता है। और ऐप मास्टर क्या करता है, हर एप्लीकेशन में एक एक ऐप मास्टर हो गया। उसके अलावा ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है और मैनेज करता है। आपके पास जो रिसोर्स मैनेजर की जॉब्स होती है ना उन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है। बेसिकली ऐप मास्टर जो होता है ना वो अलाउ करता है कि आप कंटेनर में प्रोसेसिंग के लिए जॉब को भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते। और उसके बाद ऐप मास्टर ही निगोशिएट भी कर रहा होता है रिसोर्स मास्टर से। बेसिकली ऐप मास्टर जो होता है ना उसको लॉन्च तब किया जाता है जब आपने ना रिसोर्स मैनेजर से कोई ना कोई रिक्वेस्ट लेके, जैसे मैप रिड्यूस की जॉब आई है उसने फिर कहा है ऐप मास्टर ने कि मैं लॉन्च हो गया हूँ, अच्छा ठीक है, अब मुझे इस टास्क को करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं लाइक मेमोरी, नेटवर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काम ना आपका ऐप मास्टर करता है। वो अपनी ऐप को देखता है, अगर उसको जो उनसे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो जाके रिसोर्स मैनेजर को बोलता है। आपको एक एरो उधर से भी नजर आ रहा होगा जनरेट होता हुआ। तो वो क्या करता है कि आपको ये रिसोर्स मैनेजर को कहता है मुझे ये चीज़ें ये रिसोर्सेज चाहिए ताकि मैं अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकूँ। फिर रिसोर्स मैनेजर देखता है क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर हैं तो वो उसको दे देता है।
और उसके बाद आपका ऐप मास्टर रिपोर्ट भी रिसोर्स मैनेजर को कर रहा होता है सेपरेटली। एक तो नोड मैनेजर भी रिपोर्ट कर रहा होता है, एक ऐप मास्टर भी रिसोर्स मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा होता है। वो इसलिए कर रहा होता है कि अगर उसको रिसोर्सेज चाहिए, अगर उसको रिसीव हो गए तो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर देता है, अगर नहीं होते तो वो ऑब्वियसली वेट करता है। लेकिन चूंकि आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा होती है तो इन लोगों को इनको वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है कंटेनर। कंटेनर क्या चीज़ है? कंटेनर है जी आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू एंड रैम, इसलिए मेन चीज़ है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, रैम और सीपीयू का ये कॉम्बिनेशन है कंटेनर। सारी की सारी मैप प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग, जो भी काम हो रहा है ना, वो इस कंटेनर के अंदर होना है। बाकी जो आपके पास ऐप मास्टर, नोड मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, ये बेसिकली मॉनिटर्स मैनेजिंग वाला काम कर रहे होते हैं। जो सा काम परफॉर्म करना है वो कंटेनर ने करना है। अब कंटेनर को जब रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो वो ऐप मास्टर को बताता है, ऐप मास्टर उसको रिसोर्स मैनेजर से लेकर देता है, और उसके बाद वो फिर इसके ऊपर काम शुरू करता है। और आपको ये रिसोर्स मैनेजर सर्टेन अमाउंट ऑफ ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये नहीं होता कि आपको ढेर सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाए, नो। क्योंकि आपके पास ये एक किस्म की स्लेव नोड है, तो इसलिए आपको इसको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जब ये सारे का सारा काम एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद ये जो ऐप कंटेनर है, ये ऐप मास्टर को बता देता है कि हाँ एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो गई है, बल्कि वो नोड मैनेजर भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, और वो फिर रिसोर्स मैनेजर को बता देता है कि आपकी अब जो एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म हो चुकी है। अब आप इस टास्क को रिड्यूस, टास्क को कंबाइन करके क्लाइंट को वापस भेज दो। तो आपके पास ये यार्न का स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक किस्म का, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मैप रिड्यूस वाला ही इसके ऊपर स्ट्रक्चर सारा इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। इसमें बस ये बताया हुआ है कि आपके पास कि आपके पास एप्लीकेशन मास्टर का होता है, ये बेसिकली एक पर्सनल नेगोशिएटर होता है, जो कि रिसोर्स मैनेजर से नेगोशिएट करता है, और नोड मैनेजर को बताता रहता है कि मेरी जॉब हो गई है, ये मैंने जॉब परफॉर्म अपनी जो आपने दी थी वो कर लिया है कि नहीं की है। ठीक है जी। ये बेसिकली इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि आपकी यार्न के इंजन में मौजूद होती है, उसके आर्किटेक्चर में मौजूद होती हैं। अब जब यार्न इंट्रोड्यूस हुआ ना, यार्न जब आ गया और उसके ऊपर काम शुरू हो गया, तो आपके पास जो याहू था ना, उसने जब अपडेट किया, उसने यार्न के ज़रिए काम शुरू किया, तो क्या हुआ कि आपका जो हदूप था ना, जो जो काम आप लोग कर रहे होते थे एक दिन के अंदर, उस वो काम ट्वाइस हो गया। यानी आप उस वो जितनी जॉब्स आप एक दिन में परफॉर्म कर रहे थे, आप अब यार्न के थ्रू डबल जॉब्स परफॉर्म करना शुरू हो गए थे। और आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी इतनी अच्छी हो गई थी कि आप पहले अगर फॉर एग्जांपल जितनी भी यूटिलाइजेशन कर रहे थे, उससे डबल यूटिलाइजेशन सीपीयू की होनी शुरू हो गई। ये एक किस्म का आप ये कह लो कि यार्न जब ऐड हुआ था ना लेयर के अंदर, तो आपके पास अगर 1000 मशीन्स ऐड हुई हैं एक क्लस्टर में, तो यार्न जब ऐड हुआ तो वो मशीन्स जो थी वो 2500 मशीन का क्लस्टर बन जाता था। यानी वो इतनी पावर देता था। 1000 अगर मशीन्स आई हैं, तो वो 2500 मशीन्स के कैपेबल होता था कि वो उतनी जॉब्स को परफॉर्म कर सके, और सिर्फ ये एक हमारी लेयर ऐड करने की वजह से हुआ था, जो कि थी यार्न। तो अब हर हदूप के अंदर ये यार्न की लेयर ज़रूर ऐड होती है, ताकि आपकी जो जॉब एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्पीडीली परफॉर्म हो सके, और इसके अलावा ये बहुत स्केलेबल होती है, और इसके अलावा ये बहुत रिलायबल होती है, और इसके अलावा ये डिफरेंट डेटा को इजीली गेट कर सकती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकती है। इसको कोई मसला नहीं होता कि अगर डिफरेंट किस्म का डेटा या एप्लीकेशन आ जाए तो वो कहे कि नहीं कि मैप रिड्यूस वाला सिस्टम होगा तभी मैं काम करूँगा, नो। ये हर किस्म की एप्लीकेशन को रन कर लेता है। यही हमारे बिग डेटा का, हमें ज़रूरत थी ऐसी चीज़ की, बिकॉज हमारा बिग डेटा वेरियस फॉर्म में आता है। अब ये जो है आपके पास ना मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। मैप रिड्यूस भी वन एप्लीकेशन है, अपाचे, हामा, स्पार्क, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी ग्रो कर रही हैं, और ये मोस्टली जो है ना, ये ओपन सोर्स ही हैं सारी की सारी। अच्छा जी। ये आपके पास ये एक और मैंने आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है आपका, आपके सहूलत के लिए, कि आपका जो यार्न का आर्किटेक्चर होता है, किस तरह से क्लाइंट से चीज़ लेता है, रिसोर्स मैनेजर उसको हैंडल करता है। उसके बाद आपके पास एक नोड मैनेजर हर नोड के अंदर मौजूद होता है, और एक ऐप मास्टर हर नोड के अंदर मौजूद होता है, और कंटेनर के अंदर सीपीयू और आपके प्रोसेसिंग वगैरह, रैम वगैरह पड़ी होती है। और किस तरीके से आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो
इसके ऊपर वर्क कर रही होती हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे मैप रिड्यूस की तरफ। यार्न के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है, वो होती है जी मैप रिड्यूस की। मैप रिड्यूस के नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या करते हो कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो, स्प्लिट करते हो, देन उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उसको रिड्यूस करते हो और उसको एक ही आउटपुट के अंदर डाल के स्क्रीन पे शो करा देते हो। यहाँ आपको आउटपुट मिल जाती है फुल तौर पे। आफ्टर डिवाइडिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, उसके बाद आप रिड्यूस करते हो और आउटपुट आप शो कर देते हो। अब आपके पास दो टास्क होते हैं ना बेसिकली इसके अंदर, एक होता है जी मैप का और दूसरा होता है रिड्यूस का। मैप के अंदर ना आपकी की वैल्यू पेयर्स पड़े होते हैं, की वैल्यू पेयर्स पड़े होते हैं, जो कि आपके उसके बाद आप क्या करते हो कि वो सारे के सारे मैपर के थ्रू मैप हो रहे होते हैं और उसके बाद आप उनको रिड्यूस करते हो और उसके बाद रिड्यूसर जो होता है वो की वैल्यू को लेता है और उसके बाद वो उनको एग्रीगेट करने के बाद एक आउटपुट जनरेट कर देता है, जो कि आपकी की वैल्यू पेयर में काउंट के तौर पर यूज हो रही थी। वर्ड काउंट की हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये है जी आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आप इनपुट देते हो, मैपिंग होती है, रिड्यूस होता है और एग्रीगेट होने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस। मैम स्क्रीन हमारे पास शेयर है जी, नहीं हो, स्क्रीन नहीं हो रहा स्लाइड्स स्क्रीन वाली शेयर। स्लाइड्स बस शेयर हो रही। हाँ। ये आपके पास स्ट्रक्चर था मैप रिड्यूस का और हम वर्ड काउंट की एग्जांपल करने लगे हैं। वर्ड काउंट की एग्जांपल अब आप देखें, आपके पास एक इनपुट आई है जी, डियर बेयर रिवर कार, कार रिवर डियर कार बेयर। ये आपके पास एक एग्जांपल है। इसको हमने क्या करना है, ये जो इनपुट को अब हमने मैप रिड्यूस के अंदर डाल दिया। ये बेसिकली आपके पास एग्जांपल है वर्ड काउंट की। ठीक है, हमने वर्ड काउंट करना है कि डियर कितनी दफ़ा आया, बेयर कितनी दफ़ा आया, रिवर कितनी दफ़ा आया, कार कितनी दफ़ा आया। अब आपके पास हमने सबसे पहले इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद हमने कहा कि इसको हमने की और वैल्यू के पेयर में डिवाइड करना है, बिकॉज मैपिंग और रिड्यूसिंग इसी फॉर्म में हो रही होती है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। अच्छा, अब ना मैंने क्या किया कि डियर बेयर रिवर इन सबको एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी 1, और ये आपके पास डियर बेयर और रिवर ये कीज थी। ठीक है, इनको मैंने लिस्ट में की2 और v2 का नाम दे दिया। की2 का मतलब, k2 का मतलब है कि आपके पास की और v2 का मतलब है आपके पास वैल्यू। ठीक है, ये स्टेप्स इसकी वजह से 1 2 3 लिखा हुआ, शफलिंग होगी तब भी नाम सेम ही रहेगा, जब एंड रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ना तब हम उसको k3 और v3 कहेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप पे मूव किए थे। अच्छा, अब मैंने सब अल्फ़ाबेट जो हमारे पास वर्ड्स आते सबको मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी 1 1 1। इसलिए वैल्यू वो हार्ड कोडेड दी है मैंने 1, बिकॉज आपके पास जो वैल्यू जो हर वर्ड है वो एटलीस्ट एक दफ़ा तो ज़रूर आया होगा। ठीक है, ये तो आपके पास श्योरिटी है ना कि हर वर्ड एक दफ़ा ज़रूर है, इसलिए मैंने इस सबको वैल्यू एक एक दे दी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने शफलिंग और सॉर्टिंग स्टार्ट की। शफल जो मैंने किया इसको, तो आपके पास क्या हुआ कि शफल करने के बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप में गए आगे, तो आपके पास बेयर के साथ 1 और 1, यानी कि आपके पास यहाँ से मैंने मैपिंग स्टार्ट कर दी है इसकी करनी। मैपिंग जब हमने कर की तो हमें पता चला कि एक बेयर यहाँ पर आ रहा था थर्ड वाली नोड पर, एक बेयर जो था आपके पास फर्स्ट वाली पेयर आ रहा था। तो इन दोनों को अगर मैं इकट्ठे लिख दूं कि बेयर एक दफ़ा आ रहा है और दूसरी नोड में तीसरी नोड में एक और दफ़ा आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके इसको लिख दिया। फिर कार की बारी आती है, वो देखता है कि कार कितनी दफ़ा आ रहा है, वो भी 1 1 1 उसकी वैल्यू उस कार की लिख देता है। फिर उसके बाद डियर की एंड देन उसके बाद रिवर की। तो हमारे पास चारों जो वर्ड्स थे उन सबकी सेपरेट सेपरेट वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारा काम करना शुरू होने लगा रिड्यूस में। रिड्यूस क्या करेगा, वो इन दोनों की वैल्यूज को एग्रीगेट करेगा, इन दोनों की वैल्यूज को सम अप करेगा। बेयर की वैल्यू जो थी वो थी 2, क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा था तो 2 दफ़ा 1 1 आया हुआ है। कार की वैल्यू 1 1 3 दफ़ा है तो 3 वैल्यू होगी। इसी तरीके से डियर डियर की जो थी 2, रिवर की जो थी 2।
अब जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज कंबाइन हो गई हैं, अब रिड्यूसर ने क्या करना है, इन सबको आपस में कंबाइन करके आउटपुट प्रोड्यूस कर देनी है। हमने क्या किया, साथ ही नेक्स्ट स्टेप के की K3 कर दिया और V3 कर दिया शो कराने के लिए कि नेक्स्ट स्टेप है, फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगा। तो अब हमने फाइनल रिजल्ट में क्या किया, इन जो 4 हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, उन चारों को कंबाइन किया और एक ही चीज के अंदर लिख के स्क्रीन पे आउटपुट शो करा दी। तो इससे ये पता चला कि देखो किस तरीके से हमने एक वर्ड आ रहे थे, उनको डिवाइड किया, उनको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद उनका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर दिया और बड़े एक आप कह लो कंडेंस्ड वे में हमने स्क्रीन पे इसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी, यही एग्जांपल आगे एक और इसी तरह से ली हुई है कि आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना था, मैप ऑन ईच नोड। अब आपके पास दो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, एक फाइल है उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है मल्टीपल पोर्शंस में। ठीक है, ये बल्कि फाइल्स आ ही रही, ये कह लो आप, एक ए फाइल है, एक बी फाइल, एक सी है, डी। ए फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके पास, माई एप्पल इज रेड, आई मीन माई रोज इज ब्लू। बी में क्या पड़ा है, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। तो आपके पास अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि जो हमारे पास पहली फाइल थी वो जो मैप हुई थी वो ए वाली नोड पे मैप हुई थी। तो उसमें अगर आप देखो तो माई माई जो था, माई माई जो था 2 दफ़ा आ रहा था, उसने उसको हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी। एप्पल जो था वो 1 दफ़ा आ रहा था, इज वो भी 2 दफ़ा आ रहा था, रेड 1 दफ़ा एंड 1 दफ़ा, रोज ब्लू 1 दफ़ा। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फाइल थी वो आपकी नेक्स्ट नोड पर मैप हुई थी, जिसके अंदर यू जो था वो 1 दफ़ा आ रहा था, आर 1 दफ़ा, बाकी सारे भी सारे 1-1 दफ़ा आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम मज़ीद आगे गए और हमने वर्ड काउंट शुरू कर दिया और हमने पेयर्स करना शुरू कर दिया इन सब की वैल्यू के साथ। तो अभी हमने यहाँ पे इन्होंने पूरी वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो अगर हम लोग एज्यूम करें तो जो हमारे पास सेकंड वाली फाइल थी उसमें क्या हो रहा था, यू 1 दफ़ा आ रहा था, एप्पल 1 दफ़ा आ रहा था, एप्पल एक और दफ़ा आ रहा था। ठीक है, सॉरी फर्स्ट वाली जो फाइल थी। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट में जाते हैं तो इज़ 2 दफ़ा आ रहे थे, रोज़ 1 दफ़ा आ रहा था, रेड 1 दफ़ा आ रहा था। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे। आप फिर क्या करोगे कि एप्पल कितनी दफ़ा आ रहा था वो लिख दोगे, 2 टाइम्स आ रहा था नेक्स्ट स्टेप में। माय जो था वो 3 दफ़ा आ रहा था, रेड जो था वो 1 दफ़ा आ रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आपके पास ये जो बेहतरीन एग्जांपल है ना वो यही वाली है, आप इसी को फॉलो कर लेना, इसी वाली एग्जांपल वो कार बेयर वाली, क्योंकि इसमें हर स्टेप शो कराया हुआ है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हर स्टेप नहीं शो कराया हुआ, उसमें कुछ मिसिंग भी है चीज़ें। ठीक है जी, तो बेसिकली एक काम क्या कर रहे होते हो, आप मैप कर रहे होते हो, शफल एंड सॉर्ट कर रहे होते हो और उसके बाद आप उसको रिड्यूस कर रहे होते हो। तो आपके पास मैपिंग में क्या हो रहा होता है कि पैरेललाइजेशन हो रही होती है ओवर द इनपुट, यानी आप अपनी एक एक नोड को एक एक इनपुट देते जाते हो, या मल्टीपल नोड्स को जितनी नोड्स अवेलेबल है उनको इनपुट प्रोवाइड करते जाते हो। ये अब आपके HDFS का काम है, आपको किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद आप उनको सॉर्ट करते हो और ये सारे काम पैरेलल पैरेलल फॉर्म में हो रहे होते हैं। हर नोड या नोड्स अपना अपना काम परफॉर्म कर रही होती है इन अ पैरेलल वे। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको रिड्यूस कर देते हो, यानी आप उसके बाद उसको एक आउटपुट या एक फॉर्म दे देते हो। मैप रिड्यूस ना आपके डिपेंडेंट टास्क के लिए बहुत फजूल है, बिकॉज पैरेललाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोग डिपेंडेंट टास्क की बात करें, क्योंकि मैप रिड्यूस फंक्शन कर रहा होता है पैरेलल मोड में। तो अगर हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि लाइक एक टास्क जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा, तो मैप रिड्यूस का यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। मैप रिड्यूस करता ही काम उस चीज़ पर है अगर आपके पास पैरेलल मोड में सारा काम हो रहा हो। अच्छा जी, आपके पास अब जो इसका वर्क फ्लो है मैप रिड्यूस का, वो कैसे चल रहा होता है। मैप रिड्यूस कोड होता है आपके पास, बेसिकली आपके पास क्लाइंट नोड होती है। ठीक है, क्लाइंट नोड होती है जो कि आपको मैप रिड्यूस जॉब प्रोवाइड करती है। वो आप किसको देते हो, वो आप देते हो, सबमिट करते हो जॉब को रिसोर्स मैनेजर में, जो रिसोर्स मैनेजर वाली नोड है उसमें उसको सबमिट करते हो। रिसोर्स मैनेजर क्या करती है, एप्लीकेशन की आईडी गेट करने के लिए उसको रिक्वेस्ट भेजती है। एप्लीकेशन आईडी जब उसको मिल जाती है, रिसोर्स मैनेजर आपके जो नोड मैनेजर वाली जो नोड्स पड़ी हुई हैं उनसे कांटेक्ट करना शुरू करता है।
नोड मैनेजर को कहता है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नोड मैनेजर कहता है जी हम कर सकते हैं, और साथ ही वो ऐप मास्टर को लॉन्च कर देता है। इसका भी स्ट्रक्चर आपके यॉर्न जैसा ही होता है, बिकॉज मैंने अभी आपको कहा था यॉर्न जो है वो एक दूसरा वर्जन है आपका मैप रिड्यूस का। नोड मैनेजर कहता है कि आपके ऐप मास्टर को लॉन्च कर देता है, और उसके बाद आपको ऐप मास्टर जो है वह रिसोर्स एलोकेट करने के लिए रिसोर्स मैनेजर से कांटेक्ट करना शुरू कर देता है। रिसोर्स मैनेजर उसको बता देता है कि हाँ रिसोर्सेज आप एलोकेट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो ऐप मास्टर होता है वो कंटेनर को स्टार्ट कर देता है। कंटेनर को स्टार्ट करने के बाद आगे जो है ना नोड मैनेजर आपके आता है। कंटेनर को जब आप स्टार्ट कर देते हो तो नोड मैनेजर आगे मजीद आता है, और वो yarn की अब बारी शुरू होती है। अब yarn के अंदर जो रिसोर्स मैनेजर और जो ऐप मास्टर है वो चलना शुरू होता है। इस तरीके से आपका टास्क जो होता है ना मल्टीपल 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 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, और आपका जो काम होता है वो पैरेलली स्पीडली परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो मैप रेड्यूस और यॉर्न वाली सिचुएशन होती है वो सारी की सारी काम कर रही होती है, और ये सारा का सारा काम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, यानी आपका HDFS भी इस चीज़ को हैंडल कर रही होती है। अच्छा, ऐप मास्टर एक सिंपल आप ये कह लो कि वो डीमंस होते हैं जो कि डेटा नोड्स के ऊपर ना मौजूद होते हैं। ठीक है, आपकी और वो बेसिकली आपके कंटेनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो ऐप मास्टर होता है, ताकि वो उसकी टाइम की कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन में, या टास्क का कितना ज़्यादा उसने एग्जीक्यूट कर लिया और कितना रह गया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो परफॉर्म करता है ये ऐप मास्टर के थ्रू, कि डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी एक ऐप मास्टर जो है ना दूसरे नोड के कंटेनर को चेक कर सकता है कि उसने अभी तक कितना टास्क परफॉर्म कर लिया है। और ये ज़रूर याद रखना है कि जो एक ऐप मास्टर होता है वो हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग ही होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि एक एक ही ऐप मास्टर हो और वो हर नोड के लिए अवेलेबल न हो, ऐसे नहीं होता। हर नोड के लिए डिफरेंट ऐप मास्टर, डिफरेंट नोड मैनेजर एंड डिफरेंट कंटेनर होता है, लेकिन ऐप मास्टर एक दूसरे के कंटेनर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक हमने एक देखनी है कि हदूप के क्लस्टर के अंदर हमारे पास 3 मोड्स होते हैं हदूप के क्लस्टर में। आज हम थोड़ा कम पढ़ेंगे बिकॉज मेरा गला बहुत ख़राब हुआ हुआ है, इसकी वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा सही। अच्छा जी, आपके पास जो हदूप के क्लस्टर के जो मोड्स होते हैं वो पहला है जी, आप ये बात कर लो मल्टी नोड क्लस्टर, जिसके ऊपर हमारी सारी दुनिया काम कर रही है। हदूप के डीमंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम को किस तरीके से कि आपके पास एक है जी एक रैक के अंदर नेम नोड पड़ी है, दूसरी रैक एक ही उसी रैक के अंदर सेकेंडरी नेम नोड पड़ी है, स्लेव्स नोड पड़ी है, और फिर रैक 2 और रैक 3 में सारी स्लेव्स नोड्स ही हैं। कोई भी इसमें नेम नोड या सेकेंडरी नेम नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी सारी की सारी जो रैक्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। सारे के सारे पीसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उनमें सिर्फ एक ही नेम नोड होती है और एक ही सेकेंडरी नेम नोड होती है। अच्छा, अब क्या होता है जी कि अगर हम मल्टी नोड क्लस्टर की बात करें तो आपके पास हदूप के जो डीमंस होते हैं वो डिफरेंट क्लस्टर मशीन्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आपकी एग्जांपल है। अब आपके पास इसमें बात की जाती है कि सारे के सारे एनवायरनमेंट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लोग क्या करते हो कि जब भी कोई टास्क आता है इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ये होती है जी मल्टी नोड क्लस्टर मोड। एक आपका नेम नोड है, एक ही आपका सेकेंडरी, बाकी सारे आपके डीमंस हैं, सॉरी स्लेव डीमंस हैं। फिर आता है जी सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड क्या होता है आपके पास? ये आता है कि आपने कि जो एक वर्चुअल मशीन होती है ना, एक ही मशीन होती है, एक ही मशीन होती है। लेकिन उसके ऊपर आप एक वर्चुअल मशीन ऑफ कोर क्रिएट कर देते हो, और उसके बाद आप उसको एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कंसीडर करना शुरू कर देते हो। ठीक है? आपको पता है कि वर्चुअल बॉक्स हैं, इस तरह के ज़रिए आप लोग इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, और आप कहते हो कि आधी प्रोसेसिंग पावर आप उसको दे देते हो, आधी प्रोसेसिंग पावर अपने लोकल पीसी को ही रहने देते हो।
तो दोनों पे आप फाइल्स को ऐसा हडूप का क्लस्टर आप बना लेते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी टास्क देते हो तो वो उन 2 मशीन्स या 3 मशीन्स या जितनी भी आपने उसके ऊपर बनाई हुई हैं, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको इसलिए हम सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड कहते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। मशीन आपकी एक है जिसके ऊपर आपने वर्चुअली सारी मशीन्स दूसरी इंस्टॉल की हुई हैं। अगर वो मशीन फेल हो जाती है, आपका सारे के सारे जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो भी सारी फेल हो जाएंगी साथ ही। ठीक है? यहाँ पे हडूप का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा खराब हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा हडूप का हमारा वॉयलेट कॉन्सेप्ट होता है वो स्टैंड अलोन मोड के ज़रिए होता है, जो कि अब चल ही नहीं सकता हडूप का सिस्टम, ये हम कह ही नहीं सकते कि हडूप के ऊपर लग जाएगा। इसमें कुछ कोई डीमन-वीमन कुछ नहीं होता। हर चीज़ जो होती है एक ही मशीन के ऊपर रन कर रही होती है, ठीक है? मैप रेड्यूस प्रोग्राम आप उसके ऊपर डिवाइड कर देते हो, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है मैप रेड्यूस का, बिकॉज़ आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट नहीं है तो मैप रेड्यूस पे कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो आपके पास एक ही मशीन होती है जिसके ऊपर सारा काम हो रहा होता है, ठीक है? तो ये जो स्टैंड अलोन मोड है ना, ये हडूप के अंदर आ ही नहीं सकता, बिकॉज़ ये आपके हडूप के स्ट्रक्चर को ही सारे को वायलेट कर रहा होता है। जी अली हमजा। मैम वो डिस्ट्रीब्यूटेड नोड की समझ नहीं आई, वो तो जरा रिपीट करते। बच्चे जैसे आपकी एक मशीन है ना, जैसे आपके एक पीसी है, कंप्यूटर है, उसके ऊपर आप ना वर्चुअली डिफरेंट मशीन्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हो ना, जैसे कि आप कह लो कि एक आप प्रोसेसर आप एक आप लोगों ने, मुझे नहीं पता वीएमवेयर यूज़ किया हुआ कि नहीं किया हुआ। मैम पढ़ा हुआ उसके बारे में हमने कि यूज़ विजुअल नहीं मशीन्स किया। बना के कंप्यूटेशन हम मूव करवाते हैं। हाँ जी, ये वो उसी चीज़ की बात हो मैम रही है। उस पे वर्चुअल मशीन बनाई है VMware पे। हाँ जी, तो ये उसी चीज़ की बात हो रही है कि आपके पीसी के ऊपर एक ही आपका कंप्यूटर है, उसके ऊपर आप एक और वर्चुअल मशीन बना देते हो। फिर आप क्या करते हो, कहते हो कि ये जो 2 मशीन्स, ये दोनों मेरे हडूप के क्लस्टर हैं, ठीक है? ये मेरा हडूप का क्लस्टर बन रहा है इन दोनों मशीन्स के ज़रिए। आप टास्क देते हो, आधा टास्क जो होता है आपकी वर्चुअल मशीन को चला जाता है, आधा टास्क जो होता है आपकी ओरिजिनल मशीन को चला जाता है। पर है तो वो एक ही पीसी के ऊपर ना सारा काम हो रहा। तो अगर इन केस आपका जो पीसी है वो डाउन हो जाता है या वो एकदम से बंद हो जाता है, तो आपकी जो भी प्रोसेसिंग चल रही थी या जो भी आपका वर्चुअल मशीन के ऊपर काम चल रहा था वो भी साथ ही बंद हो जाएगा, बिकॉज़ आपका वो एसोसिएटेड ही उसी पीसी के साथ है, क्योंकि आप काम ही एक ही पीसी पे कर रहे हो। इसी वजह से जो आपका सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड है, कॉन्सेप्ट तो वो दे रहा होता है आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का, पर वो आपको अ, एक ही लोकल मशीन के ऊपर ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये चीज़ उसको सबसे ज़्यादा ख़राब करती है कि अगर आपका पीसी फ़ेल हो जाता है, तो ना वर्चुअल मशीन रहती है, ना आपका पीसी रहता है, सारा काम बंद हो जाता है। ठीक है? तो मैम अगर ये जो वर्चुअल मशीन है हम दूसरे पीसी पे इंस्टॉल कर लें, तो आपने दूसरे पीसी पे इंस्टॉल ही क्यों करना है? फिर आप दूसरे पीसी को ही एज़ अ क्लस्टर के तौर पर क्लस्टर में शामिल कर लो। फिर वो आपका जो आप अभी आप बात कर रहे हो ना, वो मल्टी नोड में आ जाती है जी। वो फिर सूडो ठीक हो? डिस्ट्रीब्यूटेड मोड नहीं रहता। ओके जी। अब जी हम लोग अभी तक जो HDFS, YARN और मैप रिड्यूस ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं आपके हडूप के इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है जी? ये सारा कुछ जितनी भी एप्लीकेशंस अभी तक हमने पढ़ी हैं, जितना भी आर्किटेक्चर पढ़ा है, वो सारा आपके हडूप के इकोसिस्टम का पार्ट था। अब चूँकि आपके पास हाँ, याहू ने बेसिकली आपका हडूप का जो सिस्टम था वो क्रिएट किया था। हडूप आपका याहू ने 2005 में क्रिएट किया था। 2004 में ना गूगल ने पेपर पब्लिश किया था प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का, जिसको वो कहते थे मैप रिड्यूस। ठीक है? गूगल ने मैप रिड्यूस सिस्टम प्रिपेयर किया और जो हडूप था वो आपके याहू ने 2005 में प्रिपेयर किया। आफ्टर सीइंग कि गूगल ने किस तरीके से मैप रिड्यूस वाला काम किया हुआ। ठीक है जी? उसके बाद फिर चल चल काफ़ी आगे जो चल रहे थे साल, उनमें आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आने शुरू हुए, डिफरेंट टूल्स रिलीज़ होने शुरू हुए, फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए, आपकी कम्युनिटी ने करने शुरू कर दिए। फिर आपके पास हडूप के अंदर न्यू कैपेबिलिटीज़ डालते गए वो लोग। जैसे आपके पास एसक्यूएल की क्वेरीज़ होती हैं, हाई लेवल स्क्रिप्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपके हडूप के अंदर ऐड होती चली गई।
आज का जो है ना, तो 100 से ज़्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिग डेटा के लिए, जो कि मुसलसल ग्रो कर रहे हैं। ओपन सोर्स का फ़ायदा यही होता है कि आप लोगों ने उसको ओपनली रखा होता है और उसके ऊपर अपडेशन से अपडेशन जो यूज़र होता है, जो प्रोग्रामर होता है, उसमें अपडेशन प्रोवाइड करता रहता है। और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो हडूप के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। कुछ इंडिपेंडेंट टूल्स भी हैं जो कि हडूप के ऊपर रिलाई नहीं करते, लेकिन उनमें से आप कह लो कि अगर 100 है ना, तो 100 में से 95 तो हडूप के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं अब, इसमें आपके हडूप के अंदर लेयर डायग्राम होती है, जिसमें आपका सारे का सारी चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनाइज होती हैं इन अ लेयर्ड फॉर्म। अब हम इस लेयर डायग्राम को समटाइम्स कह लेते होते हैं कि ये स्टैक का टर्म यूज़ कर रहे होते हैं कि ये स्टैक्ड होती हैं सारी चीज़ें आपकी, लेयर डायग्राम नहीं कहते हम इसको, समटाइम्स स्टैक कह रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर जी एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सबसे पहली जो आपकी लेयर है ना, वो है लेयर ए, जो कि कंपोनेंट आपका ए है, उसकी लेयर है, वो बॉटम लेयर है आपकी। फिर उसके ऊपर आता है जी आपका कंपोनेंट बी एंड सी, एंड देन आपके कंपोनेंट आता है डी। अब आप देखो कि अगर हम देखें कि जिस तरीके से, इसी तरीके से आपका हडूप का ना सारे के सारे इकोसिस्टम पड़ा होता है, इकोसिस्टम में लेयर्स पड़ी होती हैं। सबसे पहले HDFS आ रहा होता है, फिर उसके ऊपर यार्न आ रहा होता है, फिर मैप रेड्यूस एंड बाकी सारे टूल्स उसके ऊपर आ रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी स्टैक डायग्राम होती है, सारी की सारी लेयर्ड बेस्ड होती है आपके हडूप का सिस्टम। अच्छा, अब ना क्या होता है कि आपका जो ए का कंपोनेंट है वो बी और सी यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हो कि एरो चल रहे हैं, एरो जनरेट हो रहे हैं। ए आपका कंपोनेंट है जो कि बॉटम लेयर पर है, बी और सी उसके टॉप पे। तो आपके पास जो बी और सी है ना, वो बेसिकली आपका रिलाई कर रहा होता है ए वाले, यूज़ कर सकता है ए वाले कंपोनेंट को, क्योंकि वो बॉटम लेयर है। ऊपर वाले आप कंपोनेंट को ए जो है वो बी और सी को यूज़ नहीं कर सकता, उसकी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसको इजाज़त नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप लोग लोअर लेयर को यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद जो डी है, डी सी को यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ बी को यूज़ कर रहा है। और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली डी जो है वो ए को भी यूज़ कर सकता है, बिकॉज डी पहले यूज़ कर रहा है बी को और बी यूज़ कर रहा है ए को। तो आप कह सकते हो कि इस तरीके से इनडायरेक्टली एक दूसरे को इस्तेमाल कर सकती हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट्स। बट ए जो है वो बी को यूटिलाइज नहीं कर सकता, और ए जो है वो सी को भी यूटिलाइज नहीं कर सकता, और ना ही डी को कर सकता है, बिकॉज आप नीचे वाले लेयर को यूटिलाइज कर सकते हो, अबव लेयर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो आपकी लो लेवल वाली लेयर होती है ना, बेसिकली वो आपके स्टोरेज या स्केजुलिंग का काम कर रही होती है। जो आपका बेसिक काम होता है ना, मेन काम, वो आपकी लोअर लेवल लेयर कर रही होती है। और हाई लेवल जो होती है वो क्या कर रही होती है, बेसिकली वो हाई लेवल लैंग्वेज या इंटरेक्टिविटी दूसरी एप्लीकेशंस के साथ किस तरीके से इनको हैंडल करना है, वो सारे काम आपकी टॉप लेयर्स कर रही होती हैं। अब आपके पास हडूप में सबसे ज़्यादा जो सबसे लोअर लेवल लेयर है वो कौन सी होती है, HDFS। HDFS में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, और ये आपके बिग डेटा फ्रेमवर्क की फाउंडेशन है, बहुत सारे बिग डेटा फ्रेमवर्क की फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है और ये बहुत रिलायबल स्टोरेज है। जैसे जैसे आपका डेटा का साइज इंक्रीज करता जाता है, आप क्या कर सकते हो, और कमोडिटी हार्डवेयर इंक्लूड कर जाते हो HDFS के अंदर, ताकि आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाए, और इसके अलावा आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको भी सही तरीके से आप स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर सको। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास क्या होता है जी, नेक्स्ट लेयर जो आती है वो यार्न की होती है। यार्न आपको और ज़्यादा स्केजुलिंग के लिए फ्लेक्सिबल होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है आपके HDFS की स्टोरेज को। ठीक है, क्योंकि ये अब यार्न जो है वो यूज़ कर सकती है HDFS को। तो इसलिए जो भी HDFS उसको मिल रहा होता है चीज़, वो बेसिकली उसके अंदर उसको मज़ीद अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है, उसको मज़ीद अच्छे तरीके से उसको स्केड्यूल कर सकती है। यार्न जो है ना, बेसिकली वो एक याहू बेस्ड सॉफ्टवेयर था, ये याहू बेस्ड लेयर है जो कि आपकी 40,000 सर्वर्स के क्रॉस जॉब्स को हैंडल कर सकती है। 40,000 सर्वर्स पड़े होंगे, उनके ऊपर आपकी जॉब्स जो भी आ रही है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इतनी पावरफुल है यार्न। फिर उसके बाद जी आपके पास आता है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस तो एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि आप मैप रिड्यूस के जरिए बेसिकली आप जावा में इसकी प्रोग्राम करते हो, इसको लिखते हो, और उसके बाद ये आपका मैप रिड्यूस वाला काम स्टार्ट हो जाता है।
इसको भी हम करके देखेंगे किस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहे होते हैं मैप रिड्यूस के। ठीक है, तो मैप रिड्यूस बेसिकली एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि आपकी पैरेलल कंप्यूटिंग को सिंप्लीफाइज कर देता है। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद कम्प्लेक्सिटीज आपको एक सिंक्रोनाइजेशन और स्केजुलिंग प्रोवाइड कर देता है मैप रिड्यूस। आपके मैप रिड्यूस में सिर्फ 2 फंक्शंस आपको चाहिए होते हैं, मैप करना और रिड्यूस करना। और ये इतना प्रोग्रामिंग मॉडल पावरफुल है कि गूगल ने इसको इन वेबसाइट की इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया था, जब गूगल को पता भी नहीं था कि बिग डेटा जैसी भी कोई चीज़ है या हदूप जैसी भी कोई चीज़ है, बिकॉज बाद में आया था ना, मैप रिड्यूस के बाद आया था हदूप। तो आपके ये जो था इतना ज़्यादा पावरफुल था आपका ये प्रोग्रामिंग मॉडल कि आपके जो गूगल ने था ना, इसको अपनी वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था। मैप रिड्यूस जो होता है ना, आपके पास इसके बाद मैप रिड्यूस के बाद आपके ऊपर देख सकते हो कि एक आपके पास आ रहा है जी हाइव और पिग। ये 2 एडिशनल प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं जो कि मैप रिड्यूस के ऊपर है। अच्छा, अब आपके पास जो हाइव है वो बेसिकली यूज़ होता है कि आपने एनालिटिक्स मतलब एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसके लिए यूज़ होता है। ये सबसे पहले डेवलप किया था फेसबुक ने। फेसबुक ने फिर उसको यूटिलाइज़ किया और उसके बाद इसकी क्वेरी लैंग्वेज जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा एसक्यूएल से मिलती थी, इसलिए उनको वो डिफरेंट किस्म के बंदे हायर नहीं करने पड़े। उन्होंने जो जिनको सीक्वल आती थी उन्हीं बंदों को हायर किया इस हाइव के लिए। और हाइव क्या करता है, आपकी एनालिसिस कर रहा होता है आपके बिग डेटा के ऊपर। ठीक है, और ये क्वेरी लैंग्वेज को ही यूज़ कर रहा होता है बेसिकली। और ये काम किसके थ्रू कर रहा होता है, मैप रिड्यूस के थ्रू ही कर रहा होता है, बिकॉज ये आपकी मैप रिड्यूस के ऊपर टॉप लेयर है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है जी पिग। पिग बहुत पावरफुल टूल है। इस एक पिग की कमांड जो होती है ना, वो 20 लाइंस ऑफ मैप रिड्यूस कोड लिख देती है। जाके उस पिग की एक कमांड होती है, वो 20 लाइंस ऑफ मैप रिड्यूस कोड लिखती है। यानी कि अगर आप मैप रिड्यूस में एक लाइन एक कोड करते हो ना, एक लाइन लिखते हो, अगर आप पिग में वही एक कमांड लिखोगे ना, तो वो इक्वल हो जाती है 20 लाइंस ऑफ मैप रिड्यूस। यानी इतनी दफ़ा वो आपकी टास्क को डिवाइड कर देगी। तो इसलिए पिग को बहुत ना एक पावरफुल टूल कंसीडर किया जाता है। फिर जी उसके बाद आता है आपके पास स्पार्क। स्पार्क क्या है, ये आपकी रियल टाइम प्रोसेसिंग चल रही होती है, उसके ऊपर जो भी आपका डेटा रियल टाइम में आ रहा होता है वो उसको एनालाइज कर रहा होता है और उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा होता है। रियल टाइम डेटा के ऊपर प्रोसेस करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो स्पार्क है वो तभी इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि आपने अगर रियल बेस, क्योंकि सारा का सारा डेटा ही रियलिटी बेस पर चल रहा है, अगर बिग डेटा ही रियल टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके ऊपर काम करने के लिए स्पार्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। स्टोम, स्पार्क और फ्लिंग के सारे यही काम बेसिकली कर रहे होते हैं, रियल टाइम बेस्ड होते हैं। फिर जी आपके पास आता है एक और था इसके अंदर, ज़ू कीपर। ज़ू कीपर जो होता है ना, वो आपके मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेटिंग ऑफ क्लस्टर्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको साइड पे लिखा गया, क्योंकि आपके जो ज़ू कीपर है इसने कोऑर्डिनेट करने होते हैं आपके क्लस्टर्स को, और उनके ऊपर सारे का सारा उनकी मैनेजमेंट, उनका सारा काम कोऑर्डिनेटिंग वाला काम ये ज़ू कीपर कर रहा होता है। ये भी याहू ने क्रिएट किया था और इसको भी नेम आफ्टर एनिमल्स ही रखा गया था। ये आप कह लो कि एक इसके लिए ना इन टूल्स को चलाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है इन सब हाई पिक वगैरह टूल्स को चलाने के लिए, तो ये ज़ू कीपर काम कर रहा होता है। उसके बाद जी आपके पास आता है यहाँ पे, आई डोंट नो ऊज़ी है कि नहीं है, नहीं, चलो। एक आपके पास होता है जी अपाचे स्टोम, जैसे मैंने बताया था ये भी रियल टाइम डेटा के ऊपर होता है, फ्री और ओपन सोर्सवेयर है और अनबाउंडेड स्ट्रीम ऑफ डेटा कोई ये प्रोसेस कर सकता है इजीली। एक काफका भी होता है, काफका इधर लिखा नहीं हुआ, काफका KAFKA, वो भी आपकी स्ट्रीमिंग वाले डेटा को बड़ा अच्छा हैंडल कर रहा होता है, रियल टाइम डेटा फीड आ रही होती है उसके पास भी। फिर आपके पास एक और होता है सोलर नाम करके कुछ होता है, वो आपकी सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग में बड़ा काम कर रहा होता है, अच्छा काम परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरीके से ना आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि हर किस्म की आपकी डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो ये यार्न है ना, ये बेसिकली आपको ये सारी सहूलत प्रोवाइड कर रहा होता है कि जितने भी आपने उसके ऊपर टूल्स लेके आने ले आओ, ये इजीली उनको हैंडल कर लेगा। और इसके अलावा लिंक
मोंगो डीबी भी आपके पास ना डेटाबेस का ही सिस्टम है सारे का सारा। ये भी आप लोग पढ़ लोगे आगे अगर आप लोगों ने आईओटी रखी तो। आई थिंक आईओटी के अंदर आप मोंगो डीबी को भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाजमी करोगे। क्योंकि आईटी डिवाइसेस के लिए बहुत अच्छा है मोंगो डीबी। अब ये और ये आप बाकी जो रह गया आपके पास जिराफ के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये ना आपके पास ग्राफ टाइप का जो डेटा आता है ना उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जिराफ जो था ना वो फेसबुक यूज़ करती है क्योंकि उसमें सोशल ग्राफ्स अपने यूज़र के जो सोशल ग्राफ्स है ना उसको एनालाइज करना होता है। और ये ग्राफ्स होते हैं लार्ज स्केल पे आते हैं बिकॉज आधे से ज़्यादा तो लोग सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक वगैरह पे हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए जिराफ यूज़ होता है। गिराफ या जिराफ जैसे भी आप कहना चाहो। तो ये हमारा टोटल का टोटल इकोसिस्टम था, इसका स्ट्रक्चर था। और ये उसके ऊपर सारी जो मैंने भी आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है जी। और ये मैं स्लाइड्स अभी अपलोड कर देती हूँ, मेरे ख्याल से मैंने पिछली भी अपलोड नहीं की, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं भी कर देती हूँ आप लोगों को ये भी स्लाइड्स अपलोड साथ ही। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो मैं आप लोगों को एक ऐसा करूँगी एग्जांपल दिखा दूँगी मैप रेडियस की और हडूप को इंस्टॉल करना हम लोग सीख लेंगे। और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो हम लोगों ने इसके ऊपर कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। मैम स्लाइड हाँ जी मैं स्लाइड शेयर कर दूँगी। मैम पिछली भी सारी। हाँ जी मैं कर दूँगी, मुझे याद ही नहीं रहा था, वो पिछले भी कर दूँगी। बस इसमें ना ये थोड़ी सी एडिटिंग करने वाली है कि जैसे ये थोड़ा सा इन्होंने ख़राबी है यहाँ पे, तो मैं ये ठीक करके मैं आपको सेंड कर दूँगी। मैम अटेंडेंस लगा दे। हाँ जी अटेंडेंस लगाने लगी हूँ बच्चों में। अब्बास, Present. अब्दुल वाजिद, अबू बकर, अली बिन असगर। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? मुझे लगता है आवाज़ बंद हो गई थी। आ रही है मैम। अच्छा, मैम अबू अबू बकर, बकर। यस मैम। अली बिन असगर, अली हमजा, प्रेजेंट। अली हमजा, अवास अली, प्रेजेंट मैम। हम्बल, प्रेजेंट मैम। हमजा अली, हमजा अली, हसन, हसन रजा, हुनैद, प्रेजेंट मैम। मोहसिन, मुबशिर, प्रेजेंट मैम। मुअज्जम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद असफर, Present, ma'am. मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद प्रेजेंट बिलाल, मैम। प्रेजेंट प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल 234, यस मैम। मोहम्मद बिलाल हबशी, यस मैम। मोहम्मद बिलाल इसरार, मोहम्मद हमजा असलम, यस मैम। मोहम्मद हूद, Yes, ma'am. मोहम्मद इर्जम, यस मैम। मोहम्मद जुनैद, प्रेजेंट मैम। मुजतबा, Ma'am. जी, Ma'am, मुश्तबा का इंटरनेट इशू है होगी, तो he was joined. मोहम्मद साद, मोहम्मद शाहिद, प्रेजेंट। मोहम्मद शाहरुख, प्रेजेंट। उमर फारूक, प्रेजेंट मैम। तौसीफ, प्रेजेंट मैम। मुनीब, प्रेजेंट। उसामा, प्रेजेंट मैम। राना मोहम्मद जुनैद,
साउद साउद सुफियान Present, ma'am. सैयद आकिब हुसैन, Present. सैयद इकबाल हुसैन, Yes, ma'am. सैयद मुज्तबा, Yes, ma'am. उरूज अरशद, वलीद रजाक, Present, ma'am. वकार काशिफ, Present, ma'am. वसाम गोहर, Present, ma'am. जैन, जुहेब। Yes, ma'am. अच्छा जी, एब्सेंटी सुन लें। Ma'am, Saudi भी है जैन, present. जैन, राना मोहम्मद जुनेद, सादुल्ला, Present, ma'am. मोहम्मद Present. कौन? ओके, सादुल्ला और मोहम्मद बिलाल इसरार और हसन भट्ट, हमजा अली, अली बिन असगर और अब्दुल वाजिद। ठीक है, किसी और की रह तो नहीं गई? मैम जैन तारीख के प्रेजेंट लगा दो। लगा मैम दिए। जैन तारीख की रह गई है, लग गई, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।